हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, विद्युत रसायन चैप्टर के तीसरे चैप्टर का ये अगला टॉपिक है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत रासायनिक सेल। तो इसमें दो टॉपिक आ जाते हैं, टॉपिक के अंदर दो टॉपिक है। पहला इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत रासायनिक सेल। तो इलेक्ट्रोड विभव पहले पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रॉनों के विभव के बारे में पहले जान लेंगे और उसके बाद में आ जाएंगे हम रासायनिक सेल के ऊपर। रासायनिक सेल आप जानते होंगे, रासायनिक सेल होते हैं वोल्टीय सेल होते हैं और शुष्क सेल प्राथमिक सेल भी होते हैं। तो इनमें आ जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रोडों पर विभव कैसे उत्पन्न होता है, कैसे इलेक्ट्रोड प्लस या माइनस के आयनों को ग्रहण करते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक इसी के अंदर है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई, कैपिटल ई और ई जीरो में जब संबंध स्थापित किया जाता है तो उसमें साइंटिस्ट आ जाते हैं नर नष्ट। तो उनके संबंध को जिसने स्थापित किया था वो थे नर नष्ट और उनसे बनाया गया था एक समीकरण जिसे कहते हैं हम नर नष्ट समीकरण। तो आ जाते हैं, पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को, कोई भी धातु हो और उस छड़ को उसी के लवण विलयन, यानी कि अगर कांपर की छड़ है तो कांपर सल्फेट का विलयन होना चाहिए, CuSO4 का विलयन। यदि जिंक की छड़ है, जैसे ये चित्र बना हुआ है, तो जिंक की छड़ है ZnSO4 का विलयन। यदि सिल्वर की छड़ है तो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन चाहिए हमें। तो जिसकी छड़ हो उसी का विलयन होना चाहिए। तो कह रहा है जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित, या तो धन के चार्ज कर लेती है या ऋण आवेशित हो जाती है। या तो वो धन आयन बनाएगी या ऋण आयन बनाएगी, जिससे धातु की छड़ और विलयन, धातु की छड़ और विलयन दोनों के मध्य, विलयन के मध्य विभव उत्पन्न होता है, यानी कि कुछ विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, विभव उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इससे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब बता दें हम आपको, कोई भी धातु है उसी का लवण विलयन आप ले लें और उसी के लवण विलयन में उसको डुबो दें तो धातु की छड़ या तो धन आयन बनाएगी या ऋण आयन। यदि वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है तो धन आयन बनाएगी और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो वो ऋण आयन बनाएगी। तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है और विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है, धारा उत्पन्न होने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में हमने लिखा है, जब जिंक धातु की छड़ को, जब जिंक धातु की छड़ को ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष, यानी विलयन के सापेक्ष धन आवेशित हो जाती है। जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कोई ऐसी छड़ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर लेगी तो वो ऋण आवेशित हो जाएगी, तो धन आवेशित हो जाती है, जिससे छड़ व विलयन, जो छड़ है वो विलयन के मध्य उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव ई कहलाता है। छड़ और विलयन, जैसे ये छड़ है जिंक धातु की और ये एक पात्र में, बर्तन में भरा हुआ है ZnSO4। हमने जिंक की छड़ को इसमें डुबोया तो जिंक की छड़ ने क्या करा, ऑक्सीकरण कर दिया, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये धन आवेशित होने लगेगी और विलयन ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा, जिससे धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब आ जाता है कि विभव उत्पन्न होने का कारण क्या है। देखिए, जब धातु की छड़ को किसी के विलयन में डुबोएंगे, यदि धातु की छड़, जैसे मेटल M बताते हैं, धातु की छड़ को M मान लिया मेटल, ये मेटल धातु की छड़ है, ये अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है
तो ये क्या बनाएगी, धन आयन बनाएगी। यदि कोई धातु की छड़ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो ये क्या बनाएगी, ऋण आयन बनाएगी। तो यहाँ पर ये विभव कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव और ये विभव कहलाएगा अपचयन। ये तभी होता है जब कोई धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो वो धन आयन बनाएगी, यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है तो वो ऋण आयन बनाएगी। ये इसके विभव होने के कारण हैं। अब तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब आ जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर आगे सिर्फ जोड़ देंगे आपके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक क्या है, अब मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, कोई शर्त जरूर है तभी इसे मानक बना दिया गया। अब यहाँ पर हमारी हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें बात अलग हो जाएगी, इसमें 3 शर्तें लग जाती हैं। जैसे कोई भी विलयन है उसका तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये जो विलयन है वो 1 मोलर होना चाहिए, मोलरता 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए और इस विलयन पर एक वायुमंडलीय दाब लगना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में जब उत्पन्न हो विभवांतर तो उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो कैसे, पहले इसको रफ कर देते हैं फिर आपको बताते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, जिसे ई के पर नॉट लगा देते हैं, ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इस चित्र को बना रहने देंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में आप लिखेंगे, अब चल रहा है तो इसी के साथ में लिख दें। तो लिखेंगे जब किसी धातु की छड़ या पत्ती लिख दें आप, क्योंकि पतली सी पत्ती डाली जाती है उसे छड़ कहते हैं। छड़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले तापमान, 1 मोलर सांद्रता जब किसी धातु की छड़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में एक वायुमंडलीय दाब में छड़ को रखा जाता है तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है।
इसे E0 से प्रदर्शित E0 से प्रदर्शित करते हैं। अब शर्तें लग गई हैं 3। कह रहा है जब किसी धातु की छड़ को, यहां पर को रह गया, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 1 मोलर सांद्रता वाले, यानी कि जो विलयन भरा हुआ है इसका तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस विलयन की जो सांद्रता हो वो हो 1 मोलर। 1 मोलर से ज़्यादा ये सांद्र नहीं होना चाहिए। जब इसमें कोई धातु की छड़, अब छड़ को बदल देते हैं, छड़ को यहाँ पर लिख देंगे CuSO4 का ये विलयन है और कॉपर की ये छड़ है। मान लिया इस CuSO4 कॉपर सल्फेट विलयन का तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोलर सांद्रता है कॉपर की, शेष जो भी विलायक है कोई पता नहीं। कॉपर की छड़ को इसमें डुबोया, जब इसमें कोई विभवांतर उत्पन्न हुआ और वायुमंडलीय दाब, ऊपर से जो दाब लग रहा है वो एक वायुमंडलीय होना चाहिए, मंडलीय। 3 शर्तें हैं यहाँ पर। 3 शर्तों को आप फॉलो करेंगे तो स्टैंडर्ड यानी मानक स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का मान लिया हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। कॉपर सल्फेट इसमें 1 मोलर घुला हुआ है, 1 वायुमंडलीय दाब लग रहा है। जब इसमें कॉपर की छड़ को डुबोया तो इसमें और विलयन और कॉपर की छड़ में एक विभव उत्पन्न हुआ, जिसे हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इलेक्ट्रोड विभव में कोई भी शर्त नहीं लगाई जाती है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है कि 3 शर्तें लगानी होती हैं कि विलयन का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, विलयन की सांद्रता 1 इकाई या 1 मोलर की होनी चाहिए, और विलयन पर 1 वायुमंडलीय दाब लग रहा हो, तब उसमें कोई छड़ हम डुबो दें तो छड़ और विलयन के, ऐसे विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जबकि इलेक्ट्रोड विभव में ये बात थी कि कह रहा था कि जब किसी धातु की छड़ उसी के सापेक्ष लवण विलयन में डुबोया जाता है, तो लवण विलयन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कितना गर्म होगा, ठंडा होगा या जमा हुआ होगा। जमा तो नहीं होगा लेकिन लवण विलयन होगा। तो यहाँ पर उसके तापमान को नहीं मॉडिफाई किया गया, ना तापमान को आगे लाए हैं, और ये भी नहीं बताया गया कि लवण विलयन कितना सांद्र होना चाहिए, कितने मोलर का होना है, ये भी नहीं बताया गया था। ना ये बताया गया था कि कितने वायुमंडलीय दाब ऊपर से लगाना है। तो इन बातों को जिसमें लगाया नहीं जाता उसको हम, उसमें उत्पन्न होता है विभवांतर, तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जब इन 3 शर्तों को, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 1 मोलर सांद्रता और 1 वायुमंडलीय दाब में, ऐसे विलयन में जब छड़ को रखा जाता है तो विलयन, धातु की छड़ और विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब आ जाती है मेन बात, E तथा E0 में संबंध, जिसे हम कहते हैं E0 में संबंध। और E तथा E0 में संबंध को ही हम कहते हैं नर-नष्ट इक्वेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, बस वहीं पर आपको लेकर चल रहे हैं। प्रत्येक ऐसी कोई ईयर नहीं होती जिसमें नर-नष्ट 100% आपको वादा कर रहे हैं कि ये इक्वेशन में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। E तथा E0 में संबंध, जिसे हम कहते हैं नर-नष्ट समीकरण। नर-नष्ट समीकरण हम निकालेंगे। अगर हम E तथा E0 में संबंध स्थापित कर दें तो इस संबंध को नर-नष्ट ने, जो नर-नष्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस समीकरण का
क्या क्या था, व्युत्पत्ति की थी। तो व्युत्पत्ति जो नरनष्ट समीकरण की थी तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाती है किताबों में। आपने अगर एनसीईआरटी की बुक अपनी जो चल रही है उसमें देखा तो आप तो पागल हो जाए। किसी भी बुक में देखेंगे तो उसमें कई क्वालिटियों के दिखाए जाएंगे आपको नरनष्ट समीकरण, और बहुत ही टफ होंगे। हम आपको कराएंगे बिल्कुल इजी याद रखेंगे, और बिल्कुल इजी आपके लिए नरनष्ट समीकरण कराएंगे। तो अब आ जाते हैं नरनष्ट समीकरण। नरनष्ट समीकरण के बारे में अब हम इसका संबंध स्थापित करते हैं। तो कैसे आ जाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे किसी विद्युत रासायनिक सेल में मुक्त हुई ऊर्जा माइनस डेल्टा जी सेल के, या बोलेंगे इलेक्ट्रोड के, सेल के विद्युत वाहक बल NEF इलेक्ट्रोड पोटेंशियल NEF के बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, जो मुक्त हुई ऊर्जा वो क्या होती है, क्या होगी, माइनस डेल्टा जी बराबर NEF। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। किसी विद्युत रासायनिक सेल में मुक्त हुई ऊर्जा डेल्टा जी सेल के विद्युत वाहक बल NEF के बराबर होती है। तो माइनस जी बराबर NEF, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब माना सेल में निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। देखिए कोई भी सेल है, आपने विद्युत रासायनिक सेल जो शुष्क सेल देखे हैं जो रेडियो और घड़ियों में डाले जाते हैं, वो कुछ समय के बाद में क्या हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। फिर उनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे विद्युत रासायनिक, यानी कि जिसमें विद्युत रासायनिक सेल होते हैं जो द्वितीयक सीसा संचालक सेल होते हैं, उनका पुनः इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद वो भी खत्म हो जाते हैं। माना सेल में निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जैसे A+B अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक जो अपक्रिया करते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया में रिवर्सल का निशान लगाते हैं। माना उत्क्रमणीय अपक्रिया A+B है और उत्पाद बन रहा है C+D। ये क्या बन रहा है, उत्पाद। सेल में जब भी कोई विघटन की क्रिया होगी तो वो अभिकारक से उत्पाद में बदलेगी। रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव होती है जब अभिकारक से बनने वाला उत्पाद भिन्न होता है। याद रखें कि जैसे हम बता रहे, ये दूध था दही में बदल गया, यहाँ दूध था और वो दही में बदल गया। दही दूध में वापस कभी नहीं आ सकती, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का ये नियम होता है कि कोई भी अभिकारक पुनर्अपनी स्थिति में वापस नहीं आ सकता है। तो इस अभिक्रिया को उपर्युक्त लिखेंगे, उपर्युक्त अभिक्रिया को वांट हाफ समतापी, वांट हाफ समतापी नियम के अनुसार
बांट-हाफी समतापी नियम में निम्न संबंध होगा, निम्न संबंध होगा, संबंध होगा। बांट हाफ समीकरण क्या होता है? आपने थर्मोडायनामिक यानी कि ऊष्मागतिकी का चैप्टर याद 11th क्लास में पढ़ा है, तो आपको थर्मोडायनामिक्स में बांट हाफ समतापी का नियम पता होगा। तो हम आपको पता नहीं है तो आप इस नियम को याद कर लें। तो ये नियम होगा माइनस डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा जी जीरो माइनस आर टी लॉग ई उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद बटे अभिकारक। ये होता है बांट हाफ समीकरण। ये क्या है? माइनस ऐसा सेल जिसमें क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रोड विभव हो, और एक ऐसा सेल जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव हो। तो इस संबंध में जो बांट हाफ ने मुक्त ऊष्मा हुई थी दो अपक्रियाओं में, उसमें एक संबंध स्थापित किया था जिसे कहते हैं माइनस डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा जी जीरो जी नॉट माइनस आर टी लॉग बेस ई अभिकारक बटे उत्पाद बटे अभिकारक। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख देते हैं। अब ये हो गया क्या? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बोर्ड में जगह नहीं बची है तो यहाँ तक आप नोट कर लें। इसके बाद में अब इसको हम रफ करते हैं और ऊपर बताते हैं। इसको यहाँ पर रफ करते हैं और ऊपर बताते हैं। ऊपर लिखने का मतलब क्या होगा? माइनस डेल्टा जी जीरो है तो समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक के अनुसार, समीकरण एक क्या है? माइनस डेल्टा जी बराबर क्या है? एन ई एफ। तो माइनस डेल्टा जी जीरो बराबर क्या होगा? एन ई नॉट एफ। समीकरण नंबर थर्ड, जब मानक इलेक्ट्रोड विभव में ऊर्जा मुक्त हो रही होगी तो माइनस बांट हाफ समीकरण के अनुसार माइनस डेल्टा जी जीरो एन ई नॉट एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये समीकरण पहला था, ये तीसरा है और ये दूसरा है। तो समीकरण पहले और तीसरे का मान समीकरण किस में रख दें? दो में। समीकरण पहले और तीसरे का मान समीकरण दो में रखने पर, यहाँ पर मिटा नहीं रहे हैं और ये हम इतना मिटा दें, समीकरण तीन को हमें ज़रूरत है। तो समीकरण तीन देखिए आप नीचे क्या है। तो समीकरण यहाँ पर लिख लेना, जैसे डेल्टा जी बराबर माइनस, पहले यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन, समीकरण एक बा समीकरण दो का नहीं तीन का मान, या बोलेंगे डेल्टा जी जीरो या डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी का मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण एक बार समीकरण तीन का मान समीकरण दो में रखने पर आप जब अपनी बुक्स खोलेंगे तो उसमें इस प्रकार का नहीं मिलेगा। ये समझिए कि ये 99% आपके लिए इजी हो चुका है, वरना आप बुक्स देखकर तो हवा में चले जाएंगे, क्योंकि इतना टफ तरीके से उसमें हर एक बात को ज़्यादा डिफाइन करके बताया गया। और इक्वेशन को आप बनाएंगे तो कम से कम 4 पेजों में जाकर वो बनेगी। तो ये आपके लिए बिल्कुल सॉलिड और 100% 5 के 5 नंबर दिलाने वाला ये क्वेश्चन आपकी इक्वेशन है, जिसे आप बहुत ही चुटकियों में मिनटों में आप बनाकर चले आएंगे। तो इस प्रकार से बनाएंगे तो आपसे एग्जामिनर्स खुश भी हो जाएगा। किताब की बिल्कुल सेम टू सेम भाषा जब आप रट के चले जाते हैं और एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो एग्जामिनर को ये लगता है आपने नकल से कहीं से हासिल किया है इसको और आपने उसको उतार के रख दिया। और अपने द्वारा सिद्ध किए हुए अपने तरीके से ये जो तरीका है बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी और सेम काम होगा। देखिए कितना आसान है। आप समीकरण लिख लीजिए, माइनस डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा जी नॉट आर टी लॉग
बेस ई रखेंगे, जब 10 में बदलेंगे तो 2.20 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर उत्पाद क्या है, उत्पाद था C इंटू डी, और अभिकारक हमने क्या लिए थे, A इंटू बी, ये लिख लिए हमने। अब ये समीकरण नंबर लिख गया 3, अभिकारक की जगह हमने लिख डाले, इसको नीचे वाले को रब कर देते हैं। अब वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा जी बराबर क्या है, NEF, रख गया मान। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या है, NE0F माइनस RT लॉग बेस ई सी उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद CD है और अभिकारक हमने AB लिए थे, और ये हो गया DAB। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन में हम एक भाग लगा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 4 में NF का भाग देने पर, जब हम समीकरण 4 में NF का भाग देंगे तो यहाँ से NF कट जाएगा, यहाँ से NF, और इसके बटे में NF आ जाएगा। तो लिखेंगे अब क्या, ऊपर से अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हर लाइन को आप नोट करते चलना है। अगर नोट नहीं करते जाएंगे हम ऐसे ही आपको मिटा मिटा कर बताएंगे, क्योंकि बोर्ड में जितनी जगह होगी उतना ही काम किया जा सकता है। देखिए भाग लगाइए, हम समीकरण लिखते हैं EF अपॉन NF, भाग लगा रहे हैं, यहाँ पर क्या है NE0F अपॉन NF माइनस RT अपॉन NF, इसमें भी भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस में भी भाग लग जाएगा, लॉग बेस ई C इंटू डी, यानी कि ये है उत्पाद बटे A इंटू बी अभिकारक, अभिकारक नीचे रहते हैं, उत्पाद ऊपर रहता है। भाग दीजिए, कौन कौन कट जाएगा, N से N, F से F, N से N, F से F, N से N, ये कट गया। इक्वेशन में बचा क्या, देखते हैं शेष क्या बचेगा। अब इसको रब कर देते हैं। इक्वेशन में क्या रह गया, इधर तो बच गया शेष आपका E, और इधर बच गया E0, संबंध यही स्थापित होने वाला है कुछ पल में, माइनस RT, नीचे क्या बचा NF लॉग बेस E, और ये बचा है C इंटू डी अपॉन A इंटू बी। अब ये क्या करेंगे, बेस E हटाकर हम बेस 10 लाएंगे। क्या लाएंगे, बेस 10। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, जब बेस लॉग E का बेस हटाकर लॉग 10 में लाते हैं तो एक 2.303 का वैल्यू में गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, इस वैल्यू में इतना। जब लॉग E हटाएंगे और 10 में लाएंगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लॉग का नियम है। बस दो चीज़ें आपको याद करनी है, एक बांट आप समीकरण याद कर लीजिए, एक वैल्यू ये याद कर लीजिए, समझो आप नेक्स्ट इक्वेशन बना चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, E बराबर E माइनस E0 माइनस 2.303 इंटू R इंटू टी, RT लिख दें, RT बटे NF लॉग, अब बेस 10 लगाएंगे क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2.303 का, और यहाँ पर C बट D अपॉन AB ये हो गया। अब बताएंगे जहाँ R बराबर 8.314 जूल किलो प्रति मोल, ये इसकी इकाई होती है। और T आप जानते हैं टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड किसका होता है,
मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए, उसमें 273 जोड़ देंगे आप, 273, तो बच गया 298 केल्विन हो जाएगा। हो गया ये आपका 298 केल्विन। अब n बराबर हमें मोलों की संख्या पता नहीं है, क्योंकि हर बार जब भी हम लबड़ विलयन बनाएंगे सेलों का तो मोल अलग अलग प्रकार के होंगे, कभी हम सांद्र लेंगे सॉल्यूशन तो कभी गाढ़ा लेंगे। तो मोलों की संख्या उसी समय ज्ञात होगी जब आपको मोल पता हो। तो हमें फैराडे नियतांक हम अभी पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, कितना होता है 96,500। इन सब वैल्यूओं को समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए। समीकरण नंबर ये 5 है, तो लिखेंगे निम्न मानों को समीकरण 5 में रखने पर, इसको रब कर देते हैं, लिखेंगे निम्न नहीं, ऊपर युक्त होंगे क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएंगे। ऊपर युक्त मानों को समीकरण 5 में रखने पर, ढूंढे से आपको इतना इजी नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन नहीं मिलेगा, ये आपको गारंटी में दे रहे हैं। तो रखिए E बराबर E0 माइनस 2.303 इंटू आर का मान है 8.314 इंटू टी का मान है 298 केल्विन, बटे में n है, इंटू फैराडे नियतांक है 96,500, लॉग बेस 10 C इंटू डी बटे A इंटू बी। ये हो गया आपका, ये हो गया। जब इसका हम भाग लगा के, आप अपना भाग कर लेना, हम तो हजारियों बार कर चुके हैं, आप अपना भाग कर लें, ये आपके लिए होमवर्क है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करें और 96,500 का भाग दे दें, तो एक वैल्यू आएगी E बराबर E0 माइनस 0.0591/n। ये वैल्यू, इतनी ही वैल्यू मिलेगी चाहे आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। लॉग 10 C इंटू डी यानी उत्पाद बटे अभिकारक A इंटू वी, ये आपका कहलाता है नर नष्ट समीकरण। यही आपका नर नष्ट समीकरण है। आप NCERT की बुक से भी चाहे जैसे मिला लें, बस यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन यहाँ सीधे सीधे लिखिए उत्पाद बटे अभिकारक, यही 0.0591 वैल्यू लिखी होगी, और ये आपका नर नष्ट इक्वेशन समाप्त हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बाद में कुछ छोटी छोटी डेफिनीशन है, फिर आपके लिए आ जाएगी वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और कमेंट तो आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर कमेंट नहीं करते हैं। वीडियो को देख लेते हैं तो कम से कम एक कमेंट में एक लाइन लिखने में आपका क्या जाता है, तो एक लाइन लिख कर ये भी बोल दिया करें सर वीडियो आपका पसंद आया है। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके पास डालें तो वो आपको पहले से उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से, और पढ़ते रहिए A to Z, आपको सभी पढ़ाया जाएगा। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि हिंदी का सिलेबस बहुत जल्दी ही, क्योंकि लॉकडाउन की ये समस्या चल रही है तो इसके कारण कुछ लोग आने में आनाकानी हो रही है, तो इसलिए जैसे ही ये सब मामला सही होता है तो हिंदी के भी टीचर आपके सामने देखने को मिलेंगे और फिजिक्स के भी। धन्यवाद।